प्रचार कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव पहुंचे मधुपुर। उपचुनाव में महागठबंधन दल के प्रत्याशी हफीजुल हसन के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में हुए शामिल। महागठबंधन की जीत बताई निश्चित। सीएम सोरेन से श्री महावीर मंडल रांची के एक प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से रामनवमी त्योहार को लेकर की चर्चा। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण बैंक कर्मियों ने मनाया विरोध दिवस। कर्मियों ने बैंक में वेतन पुनरीक्षण द्वारा जारी असंगत अधिसूचना के खिलाफ किया प्रदर्शन। रांची में की गई कोविड-19 को लेकर अहम बैठक। प्रशासन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में आयोजित की बैठक। बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए किया गया विचार विमर्श। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। मधुबनी में हुए नरसंहार, नवादा में हुए शराब से मौत और राज्य में बढ़ते अपराध पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। जहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी की कई टीमों ने इन जगहों का दौरा किया था और जो रिपोर्ट है उसमें प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने तत्काल इन सब मामलों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं इनके खिलाफ राज्य भर में आंदोलन करने की धमकी भी दी है। हुआ है कि डीजीपी से मिल करके हम लोग मेमोरेंडम देंगे। 30 लाख रुपया सरकार तत्काल अनुदान दे। बच्चों कोई पॉलिटिकल नहीं शराब से जुड़ा मामला ऐसा थे वहाँ हमारे पार्टी के प्रोफाइल में नहीं खड़े हो अपने जुड़ गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मधुबनी नरसंहार पर राजनीति तेज हो गई है, विपक्ष सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। देखिए, बड़ी घटना थी मधुबनी में। जो घटना हुआ था, 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो या अन्य विपक्षी दल हो, यहाँ तक कि कुछ संगठन जो है वो भी इस मामले में पड़ गए हैं और पूरी तरह से सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहाँ गए थे, पूर्व सांसद लवली आनंद वहाँ पे गई थी। उसके बाद तमाम जो नेता हैं बड़े, वो भी वहां पर गए थे, कई विधायक वहां पे गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से राजनीतिक माहौल बन गया। हालांकि एक बड़ा गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि 5 लोगों की हत्या हुई थी। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग जो मुख्य अभियुक्त थे उसमें से कल 5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नवीन झा और प्रवीण झा जो मुख्य अभियुक्त थे, उसके अलावा भोला सिंह, इन 3 लोग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी की है। पुलिस ने तुरंत घटना के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट से कुर्की ऑर्डर लेकर 1 सप्ताह के अंदर घर की कुर्की भी कर दी थी नवीन झा की और प्रवीण झा की। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी। लेकिन चूंकि एक मामला बड़ा मामला भी है, 5 लोगों की हत्या एक साथ हो जाना बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत अप्रत्याशित घटना है। इसके बाद तमाम विपक्षी दल के लोग वहां गए थे। तेजस्वी यादव भी गए थे। तेजस्वी यादव ने मोहम्मदपुर गांव में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी पत्रकारों से बात की थी। और कल जब वो पटना लौटे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पूरी तरह से सत्ता और सरकार से संरक्षित ये अपराधी हैं जिन्होंने ये हत्याकांड को अंजाम दिया है। और अगर विपक्ष का दबाव ना होता तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि इनको नेपाल में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी पुलिस का दावा है कि उनको कई जगह पर एसटीएफ लगातार लगी हुई थी। 29 तारीख के बाद से ही पुलिस एक ही जगह पर छापेमारी कर रही थी और लगी हुई थी और भारी दबाव में इसको नेपाल से गिरफ्तार किया गया। लेकिन वहीं विपक्ष का कहना है कि पूरी तरह सत्ता का संरक्षण है और सत्ता के संरक्षण में उनको भगा दिया गया था। जब विपक्ष का दबाव पड़ा, यानी जब तेजस्वी यादव वहां गए और काफी जन दबाव पड़ा, उसके बाद उनको पुलिस ने गिरफ्तारी उनकी सो की। तो कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति हो रही है और राजनीति कई तरह से हो रही है, क्योंकि बिहार में हर चीज को जातीय एंगल से देखा जाता है और कहीं ना कहीं इसको जातीय रूप देने की भी कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये चीज सफल नहीं हुई।
जी शशांक, लेकिन जिस तरीके से कल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है नेपाल बॉर्डर से, तो क्या उन 5 लोगों से पूछताछ में कुछ खुलासा हो पाया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये घटना है न्याज, इस घटना में कुछ भी हिडन नहीं है, यानी कोई ऐसा मामला नहीं है जो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, क्योंकि सभी लोगों को पता है और जो परिजनों ने एफआईआर किया वो भी ओपन एफआईआर है, नहीं सब कुछ खुला है, कोई चीज फोल्डिंग में नहीं है, बंद नहीं है। घटना क्यों हुई, घटना के पीछे कारण क्या था और तत्कालिक घटना के पीछे कारण क्या थे, तमाम चीजें स्पष्ट है। सिर्फ अपराध करने वाला फरार हो गया था, यानी सिर्फ एक ही पुलिस को कार्रवाई करनी थी, वो तमाम अपराधियों को गिरफ्तार करे और परिजनों के बयान पर और संगत धाराओं में उसको कोर्ट में पेश करे। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने ये काम कर दिया है, क्योंकि पूछताछ का कोई विषय नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है उसका कारण एक था, तालाब का विवाद था, पोखर का विवाद था, और पोखर के विवाद में कई बार इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। ऐसे में तत्कालिक कुछ दिन कुछ लड़ाई झगड़े हुआ, उसके बाद प्रवीण झा और उनके साथियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, 5 मिनट के अंदर 5 लोगों की हत्या कर दी। तो आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और कारण भी क्लियर है। तो पूछताछ जरूर पुलिस करेगी, और एंगल क्या हो सकता है इसमें, क्या पहले से हथियार कहां से आए हैं, हथियार सप्लाई किसने किया है, हथियार कहां रखे थे, क्या पहले से इरादा था इस घटना करने का, इन तमाम चीजों, इंटेंशन क्या था, क्या जमीन विवाद के अलावा भी कोई इंटेंशन था, पहले पुरानी कोई दुश्मनी या पुरानी कोई रंजिश के आधार पर ये काम किया गया, तमाम चीजों को, क्योंकि एफआईआर में जो चीजें जिक्र है उनको पुलिस को प्रूव करना होता है, तो इन चीजों की प्रूव हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है पूछताछ की कि हथियार कहां से आया, इंटेंशन क्या था और क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन केस बहुत ओपन है। जी शशांक, लेकिन परिवार वाले भी लगातार न्याय की मांग को लेकर वो धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या उन्हें किसी तरह का आश्वासन दिया गया अभी तक? बुधवार को एक गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की, और परिजनों ने मंगलवार की शाम से अनशन में बैठे थे। परिजनों का कहना था न्याज की जो मुख्य आरोपी हैं उसमें खास करके प्रवीण झा का नाम था, प्रवीण झा, नवीन झा और भोला सिंह, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाए। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो इनकी परिवार की जान को खतरा भी है, और उसके अलावा उनकी तब तक वो अनशन में बैठे रहेंगे। तो मंगलवार की शाम को बैठे थे और बुधवार को ही पुलिस ने तमाम आरोपियों को, यानी जो मुख्य आरोपी थे जिनको गिरफ्तारी की मांग की थी, उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं वो परिजनों की जो मांग थी न्याय की, न्याय चूंकि कोर्ट में दिया जाएगा, तो पुलिस का काम है कि उसको कोर्ट के सामने सुसंगत धाराओं में और सही अनुसंधान करके चार्जशीट करके उनको पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने पेश करे, उसके बाद एक चार्जशीट करे उनको। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम करेगी, और परिवार वालों का जहां तक सुरक्षा का सवाल है, बाकी चीजों का, चूंकि जो पार्टियां हैं विपक्ष की, अच्छा चाहे और संगठन है, वो तमाम लोग परिवार के लिए बड़े मुआवजे की, नौकरी की मांग कर रहे हैं, साथ में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो फिर ये तमाम चीजें हैं जो सरकार ने देखनी है। जी शशांक, और इसके साथ साथ लेकिन ये खास तौर पर देखा जा रहा है कि हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे हत्या या जहरीली शराबों से लोगों की मौत हुई है, इन सभी मुद्दों को लेकर के सरकार जो है वो हमेशा विपक्ष द्वारा घिरती हुई नजर आ रही है। तो क्या कानून व्यवस्था जो है किस तरीके से कमजोर और लचर अवस्था में चली गई है, इसको लेकर के सरकार हमेशा से घिरती हुई नजर आती है? बिहार में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और कानून व्यवस्था के नाम पर ही ये सरकार बनी थी, और 2005 में, और उसके बाद सरकार ने इसको डिलीवर भी किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा गई है, और तमाम मोर्चे पर। देखिए, कानून व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि जो सरकार का और पुलिस का इकबाल होता है, वो अपराधियों के मन से अगर खत्म हो जाए तो फिर अपराध बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पर व्यक्ति बिहार में या पूरे देश में पुलिस काफी कम है। ऐसे में जो पुलिस की संख्या है वो कम है, तो कहीं ना कहीं जो शासन का इकबाल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो बिहार में निश्चित रूप से कई सेक्टर में अपराध बढ़े हैं, चाहे वो शराबबंदी के बाद शराब का पैडल कारोबार हो, उससे उपजे तमाम अपराध हो, या फिर कानून व्यवस्था, लूट अपहरण, गोली मार देना किसी को, तो हत्या कर देना, तमाम तरह की वारदात बढ़ी है। यानी अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है।
पुलिस से उनका डर कम हो गया है। तो इस डर को और जो उनका मनोबल है, बढ़ा हुआ मनोबल, उसके गैप को कम करने की कोशिश कर रही है सरकार, क्योंकि जब तक सरकार का दबाव नहीं होगा, पुलिस का डर नहीं होगा, तो शायद अपराध कहीं ना कहीं इसी तरह पनपता रहेगा। तो निश्चित रूप से अपराध के मामले में और शराबबंदी के मामले में सरकार न सिर्फ गिरी हुई नजर आ रही है, बल्कि एक तरह से फेल भी नजर आ रही है। जी शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मधुबनी में हुए नरसंहार, नवादा में शराब से मौत और राज्य में बढ़ते अपराध पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। जहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी की कई टीमों ने इन जगहों का दौरा किया था और जो रिपोर्ट है उसमें प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने तत्काल इन सब मामलों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इनके खिलाफ राज्य भर में आंदोलन की धमकी भी दी है। तो मधुबनी नरसंहार पर राजनीति तेज हो गई है, विपक्ष सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे शराबबंदी का मामला हो, हत्या, अपराध या जहरीली शराब से मौत का मामला हो। इस पे सरकार विपक्ष द्वारा लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और जो भी अब न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। परिवार वाले भी न्याय की मांग को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, और उनकी कई मांगे हैं, मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, नौकरी की भी मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के लगातार धरने पर भी बैठे हुए हैं। तो मधुबनी नरसंहार पर राजनीति तेज हो गई है, विपक्ष सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। सरकार तत्काल हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव हैं अरुण जी भी थे, प्रदेश के सचिव वरुण जी भी थे, प्रेमचंद जी भी थे। अब इन लोगों ने फाइंडिंग की है वहां जाकर के, क्या रघुपति बाबू, तो कि प्रवीण झा नाम का एक व्यक्ति है जो भय और आतंक का माहौल बना करके अपने रंगदारी का एक साम्राज्य बनाने के पर्पस से वहां सामूहिक नरसंहार किया। उस नरसंहार के पीछे में कोई ऐसी बात नहीं है कि 5 लोगों की इतनी नृशंस हत्या की जा सके। जिस मामूली विवाद की कुछ लोग चर्चा करते हैं उसमें लपर भी बहुत है थे वहां। तो मधुबनी नरसंहार पर राजनीति तेज हो गई है, विपक्ष सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, हत्या, जहरीली शराबों से मौत का मामला हो, इन तमाम आपराधिक घटनाओं पे सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी की कई टीमों ने इन जगहों का दौरा किया था और जो रिपोर्ट है उसमें प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने तत्काल इन सब मामलों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार मधुबनी नरसंहार को लेकर के सरकार को विपक्ष द्वारा घेरा जा रहा है और तमाम कई एंगल भी खुल करके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, न सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है न्याय, बल्कि सरकार की आंखों को खोलने की कोशिश की जा रही है। जी तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि सरकार क्यों सोई हुई है। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बिहार में नरसंहार हो जाता है, तो कहाँ है सुशासन का राज। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहल करनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर वो खुद वहां पहुंचेंगे, तब जाकर के वो पुलिस एक्शन ले सकती है। नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने, नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि बिहार की पुलिस अब बिहार की पुलिस नहीं रही, बिहार की पुलिस अब जदयू की पुलिस हो गई है। यानी कहीं ना कहीं अब जातिगत समीकरण, पार्टीगत पॉलिटिक्स
ये तमाम चीजें अब देखने को मिल रही है। इस बात का भी जिक्र किया गया कि तेजस्वी यादव जब जब किसी बात को लेकर के कोई चीज कहते हैं तब जाके सरकार की आंख खुलती है। बात चाहे शिक्षा की हो, पेपर लीक की हो, हत्या की हो, अपहरण की हो, लूट की हो, हाई प्रोफाइल मर्डर की हो, तो इन तमाम चीजों में पहल तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, आरजेडी कर रही है, महागठबंधन की टीम कर रही है। तब जाकर के सरकार की नींद जगती है, सरकार को तब जाके पता चलता है कि कुछ हुआ है बिहार में। तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद लौटे तेजस्वी यादव ने जमकर भड़ास निकाली, सरकार को घेरा है और न सिर्फ हत्या, अपहरण और लूट, नरसंहार, बल्कि शराब के मामले में भी सरकार की नींद खोलने का काम किया, आंखें खोलने का काम करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार यदि अब भी नहीं जागेगी तो इससे उग्र प्रदर्शन होगा, क्योंकि विपक्ष सोने वाला नहीं है, विपक्ष बैठने वाला नहीं है। उन्होंने मधुबनी हत्याकांड के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे कि इस बयान पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री डीजीपी से 4 बार 5 बार बात करते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी घटना के बाद वहां पे नहीं पहुंचना चाहिए जहां पर ये घटना हुई है। और मधुबनी कोई बिहार से बाहर नहीं है, मधुबनी बिहार का अंग है और मुख्यमंत्री सब जगह जाते हैं। तो ऐसी बड़ी घटनाओं पर, हत्याकांड पर मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर के कल पूरी दिन बिहार की सियासत गर्म रही और आज भी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जरूर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, हमला करेंगे। जी गौतम, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जातिगत राजनीति का भी आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि ये पूरे मामले को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि ये पूरा मामला जो है वो पहले से प्री प्लान था और प्री प्लान के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद जातिगत राजनीति का जो समीकरण है जिसकी आपने बात की है उसका संरक्षण उन अपराधियों को प्राप्त था। देखिए, कोई भी घटना प्री प्लान नहीं होती और इस तरीके की घटना तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि बात मछली से शुरू हुई। मछली और गांव का विवाद जिस तरह से शहरों के विवाद से अलग होता है, शहर में का विवाद होता है कि बाहर से जो लोग आते हैं या रहते हैं या जो बस जाते हैं वो स्थानीय चीजों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन गाँव के इलाके में जहाँ आपके पूर्वज, जहाँ आपके खानदानी लोग रह रहे हैं, तो वहां पर आपके नाक की लड़ाई हो जाती है। और ऐसे में ये घटना प्रतिष्ठा की लड़ाई को लेकर के शुरू हुआ और मछली विवाद से शुरू हुआ, ये मामला मारपीट तक पहुंचा और जब दो तरफा दो गांव, कह सकते हैं कि 2 गांव जब आपस में लड़ते हैं तो माहौल इस तरीके का हो जाता है कि जो सबसे पहले शुरुआत करता है उसके बाद अंत कोई और करता है। तो यही कारण है कि आज देखिए कि इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसका तथाकथित तौर पे रावण, जिसका नाम जिक्र किया तेजस्वी यादव ने भी कल, और वो पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं अब पूरी जो टीम है पुलिस प्रशासन की वो तब पकड़ती है जब तेजस्वी यादव वहां से जाते हैं, मुआवजे की बात करते हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जब वहां से प्रेशर पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, सरकार के ऊपर जब प्रेशर बनाते हैं, तब जाकर के पुलिस जो है उन आरोपियों को पकड़ती है। और डीजीपी भी, आप देखिए कि जो बड़े पदाधिकारी है या जिनसे बातचीत होती है, डीजे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इस व्यक्ति को, इस आरोपी को कहां से और कैसे क्यों पकड़ा, तो उस पर भी स्पष्ट तौर पर बड़े पदाधिकारी इतनी बड़ी घटना पर कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। हाँ, इतना जरूर करते हैं कि हाँ, इनको मैंने मधुबनी से या अमुक जगह से मैंने गिरफ्तार किया। इस पर भी नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया था। ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एडीजे हकलाते हैं और जिस तरह से जवाब दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जो सरकार है, प्रशासन है, वो हाथ नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि किसी खास जाति विशेष से ये वर्ग जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर के अब देखिए करड़ी सेना तक आगे आ रही है, क्योंकि इसमें ज्यादातर राजपूत समाज के लोगों की मौत हुई है, बल्कि ऊपर की राजपूत
के लोग हैं, राजपूत जाति के लोग हैं। तो ऐसे में अब ब्राह्मण वर्सेज राजपूत के जो समीकरण है उसकी ये लड़ाई है। तो इसमें जो लोग अभी पकड़े गए हैं वो तमाम जो लोग हैं वो ब्राह्मण जाति के हैं, और यही कारण है कि अब ये पूरी तरह से हत्या, नरसंहार का रूप, और नरसंहार के बाद अब जातिगत नरसंहार का रूप लेता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं न्याय देखिए 29 तारीख की घटना और आज देख लीजिए इतने वक्त बीत जाने के बाद, तकरीबन कह सकते हैं 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन इस पर अभी भी हर दिन कुछ न कुछ नया अपडेट है। हालांकि कल सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद अब विपक्ष बिल्कुल गौतम, पांच आरोपियों को गिरफ्तार तो किया गया है नेपाल बॉर्डर से, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले की जो गुत्थियां हैं वो उलझी हुई हैं और इसे सुलझाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना का कहर राज्य में लगातार जारी है, जिसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं जो 8 अप्रैल से प्रभावी होंगे। इससे पहले रांची उपायुक्त छवि रंजन खुद सड़कों पर उतरे और रांची के बाजार और सड़कों का निरीक्षण किया। बिना मास्क पहने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। वहीं दुकानदारों को भी सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात कही और बिना मास्क लगाए लोगों को सामान मुहैया न कराने की भी बात कही। इस दौरान सड़कों पर बिना मास्क पहने लोगों का चालान भी काटा गया। बता दें कि जो लोग बिना मास्क पहने पाए गए उनकी कोरोना जांच की जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि जनता के बीच में जागरूकता होती है, बट जागरूक होने के बावजूद भी वो लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो हम लोग को ये इंश्योर करना होगा कि वो अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है कोविड का उसको पालन करें। इसके लिए हम लोगों ने इन्फोर्समेंट टीम भी बनाई है जो कि जगह जगह जाकर इंश्योर कर रही है कि सभी लोग मास्क पहने और प्रतिष्ठानों पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का SMS फॉर्मूला और मास्क का भी पालन करें। और आज बीच सड़क में जो भी मास्क नहीं पहने उनको हम लोग कंपलसरी टेस्टिंग करा रहे हैं नियरेस्ट बूथ पर। तो आप लोग सभी को पता है कि कोविड का महामारी रांची में बहुत जोर से हो रहा है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। एंड इस अभियान का इसी उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो लाक्सिटी दिख रहा है, जो उनको जागरूकता करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग ये एनफोर्समेंट टीम के तहत अभी सड़क में उतारा है। और बहुत सारे लोगों को अभी देख रहा है कि इसका असर लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी मास्क पहन के घूम रहा है और डिस्टेंसिंग ही पालन कर रहा है। बट जैसे भी लोगों को मिल रहा है उनका टेस्ट करने के लिए अभी भेज रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट 7 डेज में हर दिन संख्याएं बहुत बढ़ी जा रही है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है। और इस स्थिति का आकलन किया जाए तो लगता है कि बहुत भयावह स्थिति फिर से आने वाली है। इस संदर्भ में सरकार की तरफ जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन हो सके, लोगों में अवेयरनेस हो सके, लोग जो है सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस से अपने आप को रखें, अनावश्यक से बाहर नहीं निकलें। इसी प्रोजेक्ट में जिला प्रशासन द्वारा रोड शो किया जा रहा है, पम्पलेट लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं, मास्क पहने प्रेरित किया जा रहा है, प्रेस और मीडिया के माध्यम प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में गाइडलाइन जारी किया गया है, तो क्या कुछ गाइडलाइन में कहा गया है? देखिए, गाइडलाइन जो सरकार की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बैठक हुई थी और उसके साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम अधिकारी थे, मुख्य सचिव मौजूद थे उस बैठक में। और ये तय किया गया था कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, डेथ केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकार को कुछ कड़े गाइडलाइन लेने चाहिए। और जिसके बाद ये तय किया गया था कि 8 अप्रैल यानी आज से राज्य में 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू एक तरह से कहें कि रहेगा। कोई भी दुकान 8 बजे के बाद नहीं खुलेगा, रेस्टोरेंट जो है वो भी बंद रहेंगे, तमाम तरह की एक्टिविटी रात 8 बजे के बाद अगले दिन सुबह तक रहेगा। और इस दौरान धारा 144 भी लागू रहेगा, यानी 5 से अधिक व्यक्ति सड़कों पे नहीं निकल पाएंगे। इसके साथ साथ निर्णय लिया गया कि स्कूल, कॉलेज, तमाम चीज़ों को बंद किया जाएगा, जिम को बंद किया जाएगा, मनोरंजन के जितने भी आयाम हैं, पार्क वगैरह हैं, उनको बंद किया जाएगा। सरकार और भी कई कड़े निर्णय लेने जा रही है, ऐसा लग रहा है। आज भी देखिए, प्रधानमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है, उसमें भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कुछ कड़े गाइडलाइन जारी किए जा सकते हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं।
तो तमाम तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि देखेंगे कि जिस तरह से एक बार फिर से दोबारा कोरोना का अटैक शुरू हुआ है और वो काफ़ी तेज़ी से प्रसार है इसका। पहले चरण की अपेक्षा देखें तो दूसरे चरण में काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है। तो ऐसे में सरकार भी अब पूरी तरह से पहले ही मुस्तैद दिखाई दे रही है ताकि ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। आप अगर झारखंड की ही बात करें तो लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। सिर्फ कल के डेट में अगर देखें तो 1312 केसेस एक्टिव पाए गए हैं, 7 लोगों की मौत भी हो गई। यानी झारखंड में ही सिर्फ 7,800 से ज़्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है। तो तमाम जो राज्य के बेड हैं अस्पतालों के वो भी धीरे धीरे भर रहे हैं। हालांकि सरकार ने आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात कही है और पहल भी की जा रही है अलग अलग जगह। खुद सरकार के जो तमाम इकाइयां हैं वो लगी हुई है इस अभियान में कि कैसे कोरोना को रोका जाए, उसके पीड़ित लोगों के लिए इंतजाम किए जाए। देखेंगे कि रांची डीसी भी लगातार सड़कों पे घूम रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से। तमाम जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनको लगाया गया है इस काम में। तो सरकार की तरफ से पहल हो रहा है, लेकिन आम जनता पर ही निर्भर करेगा कि आम जनता इसको कैसे रोकती है, इसके प्रसार को कैसे रोकती है। आप देखेंगे पहले चरण की अगर बात करें तो लॉकडाउन जरूर लगाया गया था, लेकिन आम जनता काफ़ी सजग नज़र आ रही थी। लोगों के अंदर मास्क को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर, सोशल डिस्टेंस को लेकर तमाम जो गाइडलाइन थे उनका पालन किया जा रहा था। और एक बार फिर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा यही उम्मीद की जा रही है कि आम लोग इस पहल में एक बार फिर से जुड़ेंगे, इस महामारी के खिलाफ एकजुट होंगे, तभी इस महामारी को फिर से बढ़ने से रोका जा सकता है और इस पे काबू पाया जा सकता है। जी राजू, बिल्कुल जिस तरीके से लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लापरवाही अब देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है और कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से हमेशा पहल की जाती रही है कि किस तरीके से कोरोना के खतरे को रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।